हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे पॉइंट पे। आज का हमारा ये वीडियो घटना चक्र सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। घटना चक्र सीरीज़ का पहला वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज का हमारा ये दूसरा वीडियो है जो कि है जैव विकास। तो हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। ये जो हमारा घटना चक्र है ये 2023 का लेटेस्ट अपडेटेड एडिशन है जिसको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है कि दिए गए युगों के सही कालक्रमबद्ध को चुनें जो सबसे पुराना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा बी। सबसे पहले आएगा इयोसीन, फिर मायोसीन, उसके बाद प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका डिटेल देखते हैं। जीवाश्म के आधार पर भूवैज्ञानिक काल को उप इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है, पुनः उन्हें बड़ी इकाइयों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अनुसार एक भूवैज्ञानिक कालमान तैयार किया गया है जिसमें सबसे छोटी काल इकाई एक काल होता है। ऐसे अनेक काल एक साथ मिलकर एक युग बनाते हैं, जबकि अनेक युग मिलकर एक कल्प का निर्माण करते हैं। इसी तरह अनेक कल्प मिलकर एक महाकल्प बनाते हैं और अनेक महाकल्पों से मिलकर महायुग बनता है, और यह सबसे बड़ी काल इकाई होती है। इस तरह अवरोही क्रम में अगर देखें तो महायुग, फिर महाकल्प, कल्प, युग और काल ऐसे आता है। ठीक है, जिन्हें काल के भूवैज्ञानिक वर्गीकरण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। युगों का सही कालक्रम अगर देखें तो सबसे पुराने से नए की ओर देखें तो पैलियोसीन, इयोसीन, आलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है। दूसरा, पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन जो था वो 54% था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तीसरा देखते हैं। तीसरा है, जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो एक बार फिर से देखते हैं। पहला है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र जो है वो हर कुछ 100,000 सालों में उत्क्रमित हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है कि पृथ्वी जब 4,000 मिलियन वर्ष से भी अधिक पहले बनी तो ऑक्सीजन जो था वो 54% था और कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। अगला देखते हैं। जब जीवित जीव पैदा हुए उन्होंने पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल को बदल दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से इस तथ्य का पता चला कि भूपटपटी पर पाई जाने वाली कुछ सेलों का चुंबकन पृथ्वी के मुख्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में नहीं बल्कि उसके विपरीत दिशा में है। अनुमान है कि पिछले कुछ वर्षों में प्रति मिलियन वर्ष 1 या 2 बार उत्क्रमण हुआ है। तो अतः कथन 1 जो है वो सत्य है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय वायुमंडल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, बल्कि वायुमंडल ज्वालामुखीय गैसों जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन का मिश्रण था। लगभग 3 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर साइनोबैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई जो प्रकाश संश्लेषण में सक्षम थे। ये जीवाणु आजकल के पौधों की तरह ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित करते थे। जैसे जैसे साइनोबैक्टीरिया की संख्या बढ़ती गई, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई। तो स्पष्ट है कि कथन 3 सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं, इसका डिटेल देखते हैं। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप में जीवों का उद्गम जो है वो लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे। फिर बाद में
बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो नील हरित शैवाल है। आगे देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नील हरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। नेक्स्ट देखते हैं, तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराना जीव है वो कौन सा है? नील हरित शैवाल है। आगे देखते हैं, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो है डार्विन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो प्राकृतिकवाद का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? डार्विन ने। और ये किस पे आधारित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में छपी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद जो है वो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इन तीनों पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो विकासवाद का सिद्धांत जो है वो डार्विन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो जैव विकास को सर्वप्रथम जो है वो लैमार्क ने समझाया था। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशावली का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इनके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा स्थायी बड़ी विभिन्नताओं के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तित लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग सांध्य प्रिमरोज पर किया था, सांध्य प्रिमरोज पर। आगे देखते हैं, आगे है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो पहला है उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो ए का हो जाएगा 4। दूसरा है विकास का सिद्धांत। तो विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था चार्ल्स डार्विन ने। 2 का 3, ए का 4। तो ए का 4 और 2 का 3 किस में? तो इन दोनों में है। नेक्स्ट है एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। तो एक जीन और एक एंजाइम की परिकल्पना जो है वो बीडल और टैटम ने दिया था। तो 3 का हो जाएगा 1। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी। और ओपेरॉन अवधारणा। तो ओपेरॉन अवधारणा जो है वो हो जाएगा जैकब और मोनोड। यहाँ अच्छे से हम लोग देखते हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज, विकास का सिद्धांत डार्विन द्वारा, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बिडल और टैटम,
ओपेरॉन अवधारणा, जैकब और मोनेड। आगे देखते हैं, विकास का मुख्य कारक है। तो विकास का मुख्य कारक जो है वो है प्राकृतिक वर्णन। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वर्णन है, क्योंकि यही विभेदों एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वर्णन या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीन दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वर्णन। नेक्स्ट देखते हैं, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास के संदर्भ में जो है वो सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्टीकरण जो है वो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ए। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लेमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होते हैं। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित होते जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग हैं। लेमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो जीवों में अत्यधिक विविधता का जो कारण है वह है उत्परिवर्तन। वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्णन द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण जो है वो होता है उत्परिवर्तन। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है? तो जीवों में एक नई जाति की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण घटक जो है वह है उत्परिवर्तन। कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहते हैं। क्या है? कोशिका जीनोम के डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन को जो है वो उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन प्रक्रिया में आनुवांशिक पुनर्संयोजन के माध्यम से बड़ी संख्या में डीएनए की प्रतिलिपि तैयार हो जाती है। नई जीनों के विकास में यह प्रतिलिपियां एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मनुष्य का जो हाल का पूर्वज है वह है क्रो-मैग्नोन मानुस। क्या हो जाएगा? क्रो-मैग्नोन मानुस। क्रो-मैग्नोन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर लंबा तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। तो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज कौन है? क्रो-मैग्नोन मानुस। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यम में किस संदर्भ में आता है? तो ये जो शब्द डेनिसोवन है वह एक आदि मानव जाति स्पीशीज से संबंधित है। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत के गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इनकी पूर्वी एशिया तथा विस्तारित होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध में की गई।
तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आर्कियोप्टेरिक्स है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है? तो ये जो है ये एक जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है? जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरासिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म जो हैं वो लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने जुरासिक चट्टान से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था। यह सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपाद की उंगलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। नेक्स्ट, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्ग के प्राणियों के बीच के योजक कड़ी थे? तो अभी हमने देखा था कि ये जो है वो सरीसृप वो पक्षी के बीच के योजक कड़ी हैं। नेक्स्ट, मैमथ। नेक्स्ट, मैमथ जो थे वो पूर्वज हैं किसके? तो मैमथ जो है वो हाथी के पूर्वज हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मैमथ हाथी के पूर्वज हैं जो कि वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट है, डायनासोर थे। तो डायनासोर जो थे वो मेसोजोइक सरीसृप काल के माने जाते हैं। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प के 3 कल्पों ट्राइसिक कल्प, जुरासिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रिटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों स्तनियों का विकास होता रहा किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने एवं गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोर सहित लगभग 76% जातियों की विलुप्ति हुई। डायनासोर जो थे वो थे मेसोजोइक युग के। जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो जीवों के विकास के संदर्भ में जो है वो हो जाएगा हमारा सी, सैलामेंडर, फिर अजगर, फिर कंगारू। तो हमारा ये दूसरा चैप्टर भी खत्म होता है। तो आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो ये वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे वर्गी की। ठीक है।